आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 2 है। आई होप पार्ट 1 आपने देखा होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या भारत भी युद्ध में कूदेगा और भारत के लिए ये मतलब की शिफ्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट, देखिए युद्ध तो हो गया है ईरान इजराइल में और ये प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है मेरा। इसके बाद अगर कुछ बहुत ही बड़ा होगा तभी मैं अब ईरान इजराइल पे लेक्चर लूंगा, बट ये मुझे पूरा करना था तो मैंने कहा कि एक और लेक्चर इसका लेके पूरा कर देता हूं। दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल थे। इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया था कि भारत का कितना नुकसान होने वाला है भारत को इस युद्ध से, और ये हम बात करेंगे 4 पैरामीटर्स की। देखिए 4 की शिफ्ट्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से बताया है। तो बेसिकली हम इसी पे ही हम बात करने वाले हैं कि जो मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी है उसमें भारत शिफ्ट मारा है कैसे। देखिए देखिए इसमें वॉर की बात नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे आएंगे। ओके, जो मिडिल ईस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भारत के लिए। क्यों? पहली बात, मुस्लिम्स। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिमों की पॉपुलेशन है। ठीक है, 20 करोड़। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है वो रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनके इंटरेस्ट यहां से जुड़े हैं। इस्लाम का जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम के 5 प्रिंसिपल, उनमें से एक बार हर मुस्लिम को हज पे जाना है। मक्का मदीना कहां है? सऊदी अरब में। तो दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सऊदी से कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। तो भारत को सऊदी से रिश्ते अच्छे ही बनाने होंगे क्योंकि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन और भारत के सऊदी से रिश्ते अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, काफी लोग 90 लाख के करीब इस गल्फ रीजन में भारतीय काम कर रहे हैं। यूएई सऊदी अरब ने क्या बोला है? एक्सपेट्रिएट्स आ जाओ, हमारे यहां आ जाओ, हम तुमको सब देंगे। सऊदी ने अपने लोगों के तो राइट्स कम करके रखे हैं लेकिन बाहर के लोगों के राइट्स खूब दिए हैं कि तुम आओ हमारे यहां, डेवलप करो। हम तुम पैसा मांगो, पैसा हमारे पास, तुम क्या एक मांगोगे हम 100 देंगे, तुम बस डेवलप करो। और यही हुआ है। तो एक तो भारत के मुस्लिम्स वही, और दूसरा जो है भारत के लोग, पीपल, एक्सपेट्रिएट्स। काफी लोग सऊदी आप गल्फ रीजन में भागते हैं, आपने देखा होगा। अभी बहुत अच्छी मूवी आई थी गोट, द गोट लाइफ, वो मूवी देखी आपने? मैं हिल गया ऊपर से नीचे तक। गजब मूवी है यार, वो मूवी देखिएगा। ठीक है, पृथ्वीराज सुकुमार ने बहुत बड़ी एक्टिंग की, वो भी सऊदी में ही किस तरीके से। और ऐसा कई बार होता है ना। कई बार हम जैसे कफाला सिस्टम की हम बात करते हैं, उसको खत्म करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक डार्क रियलिटी भी है जो लोग बाहर काम करने जाते हैं। खैर उसको हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे, वैसे भी मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो पीपल। तीसरा जो है वो हिस्ट्री। देखिए इतिहास हमारा लिंक्ड है। पहली बार इन्वेजन कब हुआ भारत में? 712, मोहम्मद बिन कासिम। अरब से जो इस्लाम है वो भारत में आया और भारत में एक लंबे समय तक इस्लामिक रूल रहा है। तो हमारी हिस्ट्री। चौथा, हमारा कल्चरल रिलेशन काफी है, हम काफी ट्रेड करते आ रहे हैं जब से हमारी सभ्यताएं जो हैं वो बनी हैं। पांचवा, फिफ्थ, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। किसी भी देश की ज्योग्राफी उसको महान बना देती है। मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसलिए भारत को इनका साथ चाहिए ही चाहिए। सिक्स्थ, मेजॉरिटी। मुस्लिमों की हमने बात की। क्रिश्चियंस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं, तो मेजॉरिटी नेशंस आपको इस्लामिक देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से भी भारत को साथ चाहिए। सेवेंथ, आपका एनर्जी डिपेंडेंस। हमारी 80% जो एनर्जी की, जो तेल की आपूर्ति है, तेल गैस की आपूर्ति है, वो गल्फ रीजन से होती है, वो वेस्ट एशिया से होती है। ठीक है, अमेरिका से नहीं होती है ना। एट्थ, डिप्लोमेसी। बहुत अच्छे रिलेशन हमने करके रखे हुए हैं सबसे, एवरीवन, चाहे सऊदी हो, यूएई हो। कश्मीर का मुद्दा है, सऊदी ने पाकिस्तान के मुंह पे बोल दिया, अभी मोहम्मद बिन सलमान आए, इस समय तो रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, सीधा मुंह पे बोल दिया कि दोनों बायलैटरली सुलझाओ, हमको मत बीच में घुसाओ। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, G20 की बिजनेस समिट हुई श्रीनगर में, बोला हम इन्वेस्ट करेंगे। आप समझ सकते हो
ये चीज है। 9th, यरूशलम। भारत का स्टैंड क्लियर है इजराइल हमास वॉर से। सिंपल कि देखो ऐसा है, 2 स्टेट सोल्यूशन। भारत ने 2 स्टेट सोल्यूशन देके पीछे हट गया। फिलिस्तीन बनाओ, इजराइल बनाओ, बस लड़ाई माफ करो। 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। IMEC बन रहा है, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये समझिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हालांकि आप शायद ही बने, लेकिन भारत के इकोनॉमिक, भारत अच्छा खासा पैसा लगाता है वेस्ट एशिया में। बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन वेस्ट एशिया में आपको भारत के देखने को मिलेंगे, लोग भारत के देखने को मिलेंगे। तो ये 10 पॉइंट है, आप समझ सकते हो, जो ये दिखाता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जिसको बोला जाता है आज के जमाने में, वेस्ट एशिया हम बोलते हैं भारत के लिए, ठीक है ना। तो अब इसीलिए भारत ने बोला है कि भाई डी एस्केलेशन करो, क्योंकि यहां पे बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया है। कहां पे? इस रीजन में। और बैलेंस ऑफ पावर जब भी बिगड़ता है तो युद्ध होता है। तो सबसे पहले 4 ब्रॉड ट्रांजिशन भारत कैसे इंगेज करे, वो 4 तरीकों से हम समझेंगे, जो 4 बदलाव हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे रीजनल रिस्ट्रेन की बात की गई है कि भाई देखो, युद्ध में कुछ रखा नहीं है। underlines the difference between the responding to the brutality of a non-state actors terrorism and a conflict between 2 major state actors। देखो, इन दोनों में डिफरेंस भारत ने पैदा किया है कि आतंकवाद को तो हम कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर 2 एक्टर्स जो हैं, 2 देश आपस में अगर लड़ेंगे तो कैसे चलेगा। तो भारत ने इसीलिए बोला है कि आप बिल्कुल दूर रहिए, आतंकवाद को मारिए, आप आतंकवाद को खत्म करिए आप, लेकिन अगर जहां पे 2 बड़े देश लड़ रहे हैं तो वो नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ईरान से भी बहुत अच्छा रिलेशन है और हमारा जो इजराइल है उससे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, डीप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। आप समझ सकते हो, डीप स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है हमारा इजराइल से। हमने लगभग हर चीजों पे एग्रीमेंट किया है। ईरान से हमने डील साइन की है, हम चाबहार पोर्ट, रेलवे लाइन, पता नहीं क्या क्या। 2021 में ईरान के साथ हमने ये कहा कि हम रुपया में ट्रेड करेंगे, डॉलर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रुपए में पैसे दे दो। तो दोनों के साथ ही हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब यहां बोला है कि देखिए, भारत इजराइल को बोल रहा है और ईरान को, दोनों को समझा रहा है कि युद्ध मत करिए, ठीक है। तो भारत का स्टैंड जो है वो क्लियर है कि हम भाई किसी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा, समझ रहे हो। अब अगर मान लो कि जैसे अगर भारत ने इजराइल की साइड ले ली होती 7 अक्टूबर को, जब ये हमला हुआ, कि हम इजराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो आज हालात बहुत ज्यादा खत्म होती, क्योंकि तब जो पोजीशन है जो हमने बोली है कि भाई रिस्ट्रेन करिए, तो फिर उसके बाद ये होता कि खाली ये अगर रिस्ट्रेन की बात करें खाली इजराइल के लिए कर रहे हैं। लेकिन भारत ने क्या बोला, भारत ने इजराइल को भी सपोर्ट किया और बाद में फिलिस्तीन को भी सपोर्ट किया। तो आज भारत के स्टैंड को बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच की तरह देखा जा रहा है कि रीजनल पीस की इनको चिंता है, ये नहीं चाहते हैं कि एस्केलेशन बढ़े। देखिए, इसमें आप समझिए, अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट दिया है, G7 नेशन ने, जिसमें सारी बड़ी पावर्स आ जाती है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, यूके, यूएस, जापान, कनाडा, ये सब आ गए, ठीक है ना। तो इन्होंने साफ साफ बोला है, जर्मनी साफ साफ बोला है कि हम इजराइल के साथ हैं। इन्होंने मैक्सिमम डिसीजन की बात ही नहीं की है। भारत ने कहा ना, आपको बरतना पड़ेगा, आप दोनों को ही तुरंत डी एस्केलेशन करिए, इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात की है। बाकी मिडिल ईस्ट भी कहीं ना कहीं, सऊदी हो गया, जॉर्डन हो गया, वो इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं और यही बोला है कि बहुत टेंशन की बात है, डीप कंसर्न। लेकिन भारत ने बोला कि इसको खत्म करिए, युद्ध नहीं होना है। सेकंड, भारत का जो डी एस्केलेशन की टॉक है, ठीक है, ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन पे बेस्ड है ना। तो इट इज बेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द वेस्ट एंड द मिडिल ईस्ट। दिल्ली पेज अटेंशन टू द रीजन्स इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, जो रीजन के जैसे ईरान है, अब कहने को तो सब इस्लामिक नेशन एक हैं, लेकिन बात क्या है, ईरान, टर्की और सऊदी अरब आपस में भिड़े हुए हैं, तो अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है। आप समझ सकते हो, कहने को तो हम साथ साथ हैं, लेकिन परिवार में फूट है, परिवार साथ ही नहीं है। सऊदी यूएई बैठ के इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, है ना, जॉर्डन भी इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली उनका वही कहना है। कोई किसी का स्टेटमेंट नहीं आया, इजराइल हमास वॉर यहां पहुंच गया, गाजा में लोग मर रहे हैं, इस्लामिक देशों का कोई खास, कतर जो है, कतर
सारे बड़े लीडरशिप जो है कतर में बैठी है हमास की। कतर ने प्रेशर बनाया, नहीं बनाया। तो ये दोगलापन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो भारत इस समय, भारत पहले क्या था, देखिए भारत पहले देशों के जो कॉन्ट्राडिक्शन उसमें, लेकिन आज भारत जो है वो उनके ही कॉन्ट्राडिक्शन को यूज कर रहा है। आप समझ सकते हैं, पहले था कि जो वेस्ट में, जो अमेरिका और ईरान में दुश्मनी थी, भारत उस हिसाब से स्टैंड लेता था। जो वेस्ट और यहां पे इराक में, सीरिया में जो भी प्रॉब्लम्स थी उस तरीके की स्टैंड लेता था। लेकिन आज भारत जो अंदर प्रॉब्लम चल रही है उनके, उस हिसाब से स्टैंड ले रहा है। आप समझ सकते हो। तो भारत ये चीजें, तो इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट आर डीप एंड परवेसिव। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इंटर स्टेट, यानी कि एक देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, कहीं रिबेल खड़े कर दिए हैं, तो कहीं देश सिविल वॉर की चपेट या कगार पे है, और जो बाहर से दूसरे देशों से इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत ज्यादा गहरी है। और इंडिया को इस एंगेजमेंट को, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, है ना, हमेशा से बैलेंस करना पड़ेगा। इजिप्ट, ईरान, इजराइल, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, आप ये समझिए कि अलग तरीके से हम इन सबसे डील करते हैं। सबसे डील करने का हमारा तरीका अलग है। तो भारत, इसीलिए ये युद्ध जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। और यहां पे ईरान अलग है, पूरे तरीके शिया देश है, ठीक है। तो भयानक दुश्मनी है इन देशों की ईरान से, है ना। अब आप ये समझिए कि यही देश जो है आज ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, और भारत इसी कोई बैलेंस बना के चल रहा है। तो युद्ध में कूदने का भारत का कोई सवाल ही नहीं उठता। युद्ध में हम तब कूदते जब हम एक तरफा सपोर्ट दे देते, लेकिन हम सबको बैलेंस करके चल रहे हैं। यही इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हम उसी के ही काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ईरान और सऊदी जो है वो आप लीडरशिप के लिए भिड़ते हैं, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो अब भारत क्या कर रहा है, भारत इसी पे ही कि भाई देखिए सऊदी से हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, ईरान से हमारे ये प्रॉब्लम है, तो आप जो है ईरान इन चीजों पे तो कम से कम दिक्कत ना पैदा करे, ठीक है ना। कहने का मतलब वही है कि जो आपस में उनकी अंदर की दिक्कतें को भारत जो है बहुत अच्छे से समझ रहा है, और यही कोशिश कर रहा है कि कोई भी ऐसी चीज ना बोली जाए जिससे वो चीज और बढ़ जाए, ठीक है ना। बैलेंस अप्रोच लेके चलना है ताकि ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। इंटरनल मामलों में पड़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं। तीसरा, भारत ने डी एस्केलेशन के बारे में बोला है। तो अब देखिए, इट कांट बी द डोमिनेंट फैक्टर इन डीलिंग विद द मिडिल ईस्ट। आप समझ सकते हो। देखिए, एक धर्म की बात होती है यहां पे, जैसा हमने इस्लाम की बात की, सब इस्लामिक नेशन है, तो ये तो हमको पता चल गया डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। अगर डोमिनेंट फैक्टर होता तो सब आपको एक दिख रहे होते, ठीक है ना। मतलब ईरान, अगर ईरान पे फिर अगर इजराइल ने हमला, जैसे 1 अप्रैल को बम मारे, किसने कुछ नहीं बोला, सीरिया ने क्या, नथिंग, कोई भी देश बोला नहीं। अब इसमें इजराइल ठीक है, सुपर पावर तो है ही है, लेकिन कोई भी इस्लामिक देश ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर ये एक होते, रिलीजन डोमिनेंट फैक्टर होता, तो सब एक हो जाते कि नहीं तुमने हमला कैसे किया, तो ईरान के साथ सऊदी भी आता, कतर, यूएई सब मिलकर हमला करते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब देखिए, कांग्रेस सरकार के ऊपर यह आरोप लगा था कि मुस्लिम वोट बैंक से काफी हद तक ड्रिवन है, ठीक है। तो अब यह था कि मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस सरकार टारगेट करती है। तो इसका मतलब क्या, अगर इसका मतलब जैसे मान लीजिए आज कांग्रेस होती, हो सकता है कि वो ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव रहती या फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुकाव रहती, लेकिन यहां पे जो एनडीए गवर्नमेंट है उनका इजराइल की तरफ ज्यादा झुकाव है, ठीक है। और यह बोला जाता है कि भाई देखिए, इजराइल को, क्योंकि इजराइल में भी है चीजें, राइटेस्ट गवर्नमेंट है, और भारत में बीजेपी भी राइटेस्ट है, तो उनकी तरफ ज्यादा झुकाव यहां पे देखने को मिलता है। सो इंडिया सपोर्ट फॉर इजराइल इज ऑटोमेटिक इन एनी सिचुएशन। इजराइल हर तरीके से भारत को सपोर्ट करता है, तो भारत भी हर तरीके से इजराइल को सपोर्ट करेगा। तो जो पिछली पोजीशंस थी उससे हम बिल्कुल दूर हट गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध में कूदने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ईरान भी चाहिए साथ में। So it is signaling that approach is not ideologically predetermined but based on the merits of the issue. सिंपल सी बात है, प्रीडिटरमिन्ड। जैसे सोचना कि हम खाली मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करेंगे तो मुस्लिमों का हमको साथ चाहिए, मुस्लिम देशों का साथ चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फर्क क्या पड़ता है, आप देखिए, जैसे आप मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हुई, ठीक है। अब जिस बंदे से लड़ाई हुई उससे आप डेली का बिजनेस है आपका, आपकी नहीं, आपके दोस्त की। मान लीजिए आपके भाई की किसी से, आप किसी बंदे से लड़ाई होगी, अब जिस बंदे से लड़ाई आप उससे डेली पैसा कमा रहे हो, या उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व होने वाली, तो अब आप क्या बोलोगे? आप डायरेक्ट ऐसे भावनाओं में आके लड़ थोड़ी ना जाओगे। आप देखोगे कि किस तरीके से सिचुएशन को हटाया जाए, बैलेंस किया जाए।
इशू को हटाया जाए। आप समझ सकते हो, तो यही भारत करके चलता है। सिर्फ भावना ऐसे कि एकदम जो उससे तो इंटरनेशनल रिलेशन में मतलब जो जियो पॉलिटिक्स में वैसे फैसले भी नहीं लिए जाते। चौथा, नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट विद द रीजन इज अ नेसेसरी कॉम्प्लीमेंट टू इंडियाज एक्सपैंडिंग इंटरेस्ट इन दी मिडिल ईस्ट। ये बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। देखिए, आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम जा नहीं सकते। आप भारत पूरी दुनिया में इकलौता देश है इतनी तगड़ी कि अब किसी का साइड लिए बिना हम सबका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, हम किसी का साइड नहीं ले रहे, क्योंकि एक तो भारत, देखिए अब क्या आपको देशों को दिखता नहीं है, यूरोप और अमेरिका बार बार भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे कि तुम इजराइल का साथ दो, लेकिन भारत ने बोला हम क्यों दें, कल को मुसीबत आएगी। पूरी तरीके से भारत ने इजराइल का साथ थोड़ी ना दिया है, फिलिस्तीन के साथ भी है वो, तो कल को मुसीबत आएगी तो तुम ही लोग कल्टी मारोगे। तो यहां नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ आइडियोलॉजी के बेसिस पे हमारी आपकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है, जैसे इजराइल की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो एनडीए गवर्नमेंट और अगर इजराइल की आइडियोलॉजी मैच कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके साथ हो जाएंगे। इंटरेस्ट की यहां पे बात होगी, और भारत के इंटरेस्ट अब सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, लेबर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हम गल्फ कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई ये इकोनॉमिक पार्टनर, भर भर के इन्वेस्टमेंट है, भर भर के इन देशों का भारत में इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई यहां से आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हैं ये भारत के। कल को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अब देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का साथ दिया, पाकिस्तान के मुंह पे बोल दिया कि कश्मीर भाई तुम दोनों का इशू है, हमको दूर रखो। अमेरिका ने बोल दिया कि हमको इस जो अभी किलिंग्स पे जो अभी यूके में रिपोर्ट छपी थी कि भारत के ऊपर आरोप लगा था कि भारत ने पिछले 1 साल में 20 आतंकियों को घर में घुस के मार दिया। ठीक है, तो गार्जियन ने ये रिपोर्ट छापी थी, तो अमेरिका ने बोला हमको दूर रखो, वो भाई उनका मैटर है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई यहां पे भारत के पॉलिटिकल पार्टनर्स भी हैं, ये ना सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर्स। कल को प्रॉब्लम होगी तो ये भारत का, आप इनका साथ दोगे, ये आपका साथ देंगे। तो इसीलिए हर देश के भारत को जरूरत है, समझ रहे हो ये चीज है। साथ ही साथ अब जैसे आईएमईसी, अब तो ये बनेगा नहीं, वैसे बहुत सितंबर जब पिछली बार G20 समिट हुई थी तो ये बहुत बड़ा आईएमईसी जो है इसने रोल प्ले किया था, और ये काफी हद तक सीपेक को काउंटर करने के लिए हम आईएमईसी लेके आए थे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा था कि इधर से पूरा एक ट्रेड बनाओ, फिर रेलवे लाइन बना दो, मतलब एक तरीके से भारत बहुत आसानी से गल्फ कंट्री और यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। रेलवे लाइन की पूरा जो है यहां पे बात हो रही थी, तो एक तो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट और नेवा शेवा पोर्ट मुंबई में, उसके बाद यूएई तक जाएंगे आप, और यहां से रेलवे लाइन से कनेक्ट होंगे, और फिर इधर इजराइल होते हुए आप निकल जाएंगे यूरोप। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिर 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल का युद्ध हो गया तो ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि इसमें सब इन्वॉल्व थे। अब इसमें यूएई, सऊदी अरब, इजराइल इन्वॉल्व था। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट तो इन्वॉल्व भी था, आप देख ही सकते हैं, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल भी इन्वॉल्व था, लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में चला गया। तो वही मेरा कहने का मतलब यहां पे है कि यहां सिर्फ बात ऑयल की नहीं है, सिर्फ तेल की नहीं है, यहां बहुत सारी चीजें भारत जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए भारत का युद्ध में कूदना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, और ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भारत डायरेक्टली जो है वो युद्ध में चला जाए। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये 2 पार्ट हमने कर दिए बहुत अच्छे से, आई होप समझ में आए होंगे। इससे पहला वाला पार्ट आपने देखा, दोनों को देखिएगा तो एक बहुत अच्छी आपको पिक्चर बन जाएगी कि भारत किस समय पोजीशन क्या है ईरान इजराइल युद्ध में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।